ये 20 अप्रैल 1897 की शाम थी। ऑस्ट्रिया के एक छोटे से साधारण शहर ब्रोनो एम इन में एक बच्चे का जन्म हुआ। एक बच्चा बिल्कुल किसी और बच्चे जैसा। उसके माता पिता अलोइस और क्लारा हिटलर कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस जन्म का क्या मतलब होगा। वे कभी जान नहीं सकते थे कि ये नन्हा शिशु एडोल्फ एक दिन दुनिया को अपनी लोहे की मुट्ठी में कैद कर लेगा। उसके नाम को प्यार से नहीं बल्कि डर से फुसफुसाया जाएगा। एक ऐसा नाम जो अकल्पनीय दहशत का प्रतीक बन जाएगा। यह सिर्फ एक लड़के का जन्म नहीं था, यह एक कहानी की शुरुआत थी। खून आग लाखों लोगों के आंसुओं में लिखी एक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया कभी भी भूल नहीं सकती। हिटलर परिवार साधारण नहीं था। अलोइस एडोल्फ के पिता एक सीमा शुल्क अधिकारी थे। वे सख्त मिजाज के आदमी थे, अक्सर कठिन। घर में उनका शब्द कानून था। क्लारा उनकी माँ एक नरम दिल वाली थी। वह अपने बेटे पर बहुत प्यार लुटाती थी, शायद उसे अपने पिता के गुस्से से बचाने के लिए। कलाकार बनने का सपना युवा एडोल्फ के अंदर तेजी से जल रहा था। 1903 में अपने पिता की मौत के बाद यह सपना पहुंच में लगने लगा। 18 साल की उम्र में उसने अपना सामान पैक किया और वियना चला गया। भव्य शाही शहर, कला और संस्कृति का दिल। उसे यकीन था कि यहीं उसका भाग्य साकार होगा। उसने प्रतिष्ठित एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में आवेदन किया। उसने अपनी सारी उम्मीदें और महत्वाकांक्षाएं अपने पोर्टफोलियो में डाल दी। वह उस पत्र का इंतजार कर रहा था जो उसकी जिंदगी बदल देगा। उसने कल्पना की कि वियना के भव्य हॉलों में उसके नाम का जश्न मनाया जाएगा। लेकिन किस्मत, जैसा कि उसे जल्द ही पता चलेगा, में विडंबना का एक क्रूर भाव था। अस्वीकृति पत्र एक करारा झटका बनकर आया। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। वह वियना में भटक रहा था, बिना पैसे के, बिना भविष्य के। वह बेघर आश्रयों और पुरुषों के हॉस्टलों में रहता था। वह अपनी पोस्ट कार्ड और छोटी पेंटिंग बेचकर गुजारा करता था। लेकिन यह राष्ट्रवाद और यहूदी विरोध का भी गढ़ था। हिटलर ने राजनीतिक पर्चे पढ़ने और जननेताओं के जोशीले भाषण सुनने शुरू कर दिए। उसने नस्लीय शुद्धता और यहूदी लोगों के कथित खतरे के प्रचलित विचारों को आत्मसात कर लिया। 1918 में युद्ध खत्म हुआ। जर्मनी हार गया, अपमानित हुआ। वर्साई की संधि ने भारी भरकम मुआवजे थोप दिए और राष्ट्र के गौरव को छीन लिया। कॉर्पोरल हिटलर के लिए, जो एक गैस हमले से अस्पताल में ठीक हो रहा था, आत्मसमर्पण की खबर एक धोखा थी। उसे विश्वास था कि सेना को घर पर राजनेताओं और मार्क्सवादियों ने पीठ में छुरा घोंपा था। युद्ध के बाद वह सेना में ही रहा और उसे एक खुफिया इकाई में नियुक्त किया गया। उसका काम छोटी राजनीतिक समूहों में घुसपैठ करना और जासूसी करना था। एक दिन 1919 में उसे जर्मन वर्कर्स पार्टी की एक बैठक का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया। एक छोटा महत्वहीन समूह। लेकिन जैसे ही उसने उनके राष्ट्रवादी, पूंजीवाद विरोधी, यहूदी विरोधी बयानबाजी सुनी, उसे एक जुड़ाव महसूस हुआ और उसने अपनी जोशीली, ओजस्वी वाक्पटुता से छोटी भीड़ को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने अपनी असली प्रतिभा का पता लगा लिया था। पेंटिंग नहीं बल्कि जनसभा में बोलना। वह जल्द ही पार्टी में शामिल हो गया और यह उसकी शक्ति का साधन होगा। वह तेजी से रैंकों में ऊपर चढ़ा। वह एक करिश्माई और शक्तिशाली वक्ता था। वह जर्मन लोगों के गुस्से और निराशा का फायदा उठा सकता था। 1929 की महामंदी नाजी पार्टी के लिए एक तोहफा थी। जैसे जैसे जर्मन अर्थव्यवस्था ढह गई, बेरोजगारी आसमान छू गई और लोगों ने लोकतांत्रिक सरकार में सारी उम्मीद खो दी। लोग एक मजबूत नेता के लिए बेताब थे और हिटलर वहीं था, इंतजार कर रहा था। उसके वादे पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक लगने लगे। उसने अपने दुख के लिए बल्ली के बकरे और एक शानदार भविष्य का सपना पेश किया। एक के बाद एक चुनाव में नाजी पार्टी के वोटों का हिस्सा बढ़ता गया। राजनीतिक प्रतिष्ठान उसे कम आंकते हुए सोचते थे कि वे उसे नियंत्रित कर सकते हैं। वे गलत थे। 30 जनवरी 1936 को एक घातक राजनीतिक सौदे में एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया। उसने लोकतंत्र को खत्म करने में कोई समय नहीं गंवाया। रीचस्टैग, जर्मन संसद भवन में आग लगना एक सही बहाना था। उसने कम्युनिस्टों को दोषी ठहराया और राष्ट्रपति हिंडनबर्ग को एक आपातकालीन फरमान पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया। इस फरमान ने बुनियादी नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी। भाषण की स्वतंत्रता खत्म हो गई, प्रेस की स्वतंत्रता खत्म हो गई और सभा की स्वतंत्रता खत्म हो गई। उसके स्टॉर्म ट्रूपर्स ने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ आतंक की लहर फैला दी। अप्रैल 1945 तक 1000 साल के रीच का सपना एक दुस्वप्न में बदल गया था। युद्ध हार गया था। पश्चिमी मोर्चे से मित्र देशों की सेनाएं करीब आ रही थीं।
सोवियत रेड आर्मी पूर्व से बर्लिन पर हमला कर रही थी। शहर मलबे का एक समुद्र था जिसमें तोपखाने की आवाजें गूंज रही थीं। चांसलरी गार्डन के नीचे एक कंक्रीट बंकर में एडोल्फ हिटलर अपने अंतिम दिन बिता रहा था। उसकी लंबे समय की साथी ईवा ब्रॉन बंकर में उसके साथ शामिल हो गई थी। वह उसके पूरे शासनकाल में एक वफादार लेकिन काफी हद तक अदृश्य शख्सियत रही थी। अब निश्चित विनाश के सामने हिटलर ने अपनी वफादारी का इनाम देने का फैसला किया। 29 अप्रैल 1945 को सुबह सुबह एक अजीब समारोह में, जब सोवियत गोले ऊपर शहर पर बरस रहे थे, एडोल्फ हिटलर और ईवा ब्रॉन ने शादी कर ली। एक निचले स्तर के नगरपालिका पार्षद ने शादी करवाई। उनकी शादी 40 घंटे से भी कम समय तक चलेगी। शादी के बाद हिटलर ने अपनी अंतिम वसीयत और राजनीतिक वसीयतनामा लिखवाया। कोई पश्चाताप नहीं था। लाखों मृतकों या खंडहर हो चुके महाद्वीप के लिए कोई माफी नहीं थी। 30 अप्रैल 1942 की दोपहर को अंतिम कार्य हुआ। हिटलर और ईवा ब्रॉन ने बंकर में बचे हुए कर्मचारियों को अलविदा कहा। एक गोली चलने की आवाज सुनी गई। एडोल्फ हिटलर की मौत और बर्लिन के पतन ने यूरोप में युद्ध का अंत कर दिया, लेकिन उसने जो दुनिया छोड़ी थी वह हमेशा के लिए जख्मी हो गई थी। होलोकॉस्ट का पूरा पैमाना तब सामने आया जब मित्र देशों की सेनाओं ने एकाग्रता शिविरों को मुक्त किया। ऑनश्विट्स, डचाउ, बर्गन-बेल्सन 60 लाख यहूदियों को, स्लाव, रोमा, राजनीतिक कैदी और समलैंगिकों को व्यवस्थित रूप से मार दिया गया था। हिटलर की कहानी लोकतंत्र की नाजुकता की एक भयावह याद दिलाती है। यह बताती है कि कैसे आर्थिक कठिनाई, राष्ट्रीय अपमान और राजनीतिक अस्थिरता उग्रवाद के लिए उपजाऊ जमीन बना सकता है। यह हमें सिखाता है कि एक करिश्माई नेता, शक्तिशाली प्रचार और घृणा के एक सरल संदेश से लैस होकर एक राष्ट्र को प्रभावित कर सकता है। यह एक चेतावनी है और उसके भयानक शासन से सीखे गए सबकों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए।